हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी का फिर से बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे कॉमर्स क्राफ्टर चैनल पर। लास्ट क्लास में बच्चों हमने जो एक क्विक रिकैपिंग किया था और इस चैप्टर को फर्दर आगे बढ़ाया था। ये है इंट्रोडक्टरी पार्ट नेशनल इनकम का, जहां हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं। आज की क्लास को हम फर्दर आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके अंदर हम छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए इस चैप्टर की थ्योरी फिनिश करेंगे। मैक्सिमम पॉसिबल तो यही रहेगा। चले बिना लेट के क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में काफी कुछ डिस्कस हो चुका था, जिसमें से फाइनल गुड्स डिस्कस हो चुके थे हमारे। उसके बाद हमने फाइनल गुड्स पे होने वाले खर्चे को बताया था, प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन, इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और हमने प्रोड्यूसर और कंज्यूमर द्वारा यूज किए जाने वाले गुड्स में और उनके डिफरेंसेस वगैरह देखे हैं हमने लास्ट क्लासेस में, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स की क्लास पढ़ी है, कैपिटल गुड्स के बारे में समझा था हमने बच्चों, ठीक है। और कंजप्शन गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स के बारे में थोड़ा फर्दर डिस्कस किया। और हमारे इकोनॉमी में कंपोनेंट्स क्या हैं, मतलब कौन कौन है जो खर्चा मतलब कंज्यूमर क्लास में काउंट किया जाता है, ठीक है। इसमें एनजीओ वगैरह के बारे में बात किया था। इन्वेस्टमेंट डिस्कस हो चुका है, ठीक है। और फिक्स इन्वेस्टमेंट वगैरह हो गया है थोड़ा, बस इसी को ही आज आगे लेके चलेंगे हम सब, ठीक है। मैं अपने इन्वेस्टमेंट वर्ड से मैंने फिक्स इन्वेस्टमेंट को बता दिया था, फिर भी थोड़ा सा मैं रिकैप करवा देता हूँ आज की क्लास में इसको। देखो, फिक्स इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, हम कोई लाइक जो पहली बात तो ये इन्वेस्टमेंट वर्ड बना है प्रोड्यूसर्स के लिए, और लाइक फिक्स इन्वेस्टमेंट वर्ड का मतलब यहाँ पर सीधा सा हो गया कि ड्यूरिंग द ईयर लाइक प्लांट एंड मशीनरी वगैरह खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, फर्नीचर खरीदना, जिससे आपकी लाइक प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ सके। देखिए, जब भी हम कोई मशीन वगैरह खरीदते हैं बच्चों, तो या कोई एसेट्स खरीदते हैं, तो उसे हम कहते हैं फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। जब भी हमारे अब मैं फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब बताता हूँ। यहाँ पे जो जो फिक्स कैपिटल स्टॉक है, यहाँ जो फिक्स कैपिटल स्टॉक है, अब कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये क्या होता है। अरे मेरे भाई, प्लांट हो गया, ठीक है, मशीनरी हो गई, ठीक है, प्लांट मशीनरी, इन सब का जो स्टॉक है ना वो बढ़ने लगता है, क्योंकि ये फिक्स इन्वेस्टमेंट में हम हैवी चीजें खरीदते हैं। तो लाइक इसमें फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन करते हो, तो इससे आपके प्लांट मशीनरी बिल्डिंग फर्नीचर्स की स्टॉक्स बढ़ता है, इसी को फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन दी स्टॉक ऑफ कैपिटल इन टर्म्स ऑफ फिक्स एसेट्स, आपकी जो फिक्स एसेट्स है लाइक प्लांट मशीनरी फर्नीचर, ये सब बढ़ने लगता है, ठीक है। और सबसे खास बात क्या है, ये सब यूज कहाँ होते हैं? सर ये यूज होते हैं प्रोसेस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में। और कब तक होते हैं? सेवरल ईयर्स तक होते हैं भाई। प्लांट मशीनरी बहुत सालों तक चलती है, कोई इनकी 2 4 10 साल की लाइफ, 2 4 महीने की लाइफ नहीं है। बहुत लॉन्ग टर्म्स होती है, एक्सपेंसिव होती है, ये एक तरह के कैपिटल गुड्स होते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, ठीक है बच्चों। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट वो होता है जब एक प्रोड्यूसर अपने पैसे को बिजनेस के अंदर ऐसी चीजों पे खर्च करता है जो बिजनेस में बहुत सालों तक यूज होंगी, जो एक्सपेंसिव होंगी, जिससे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। फॉर एन एग्जांपल, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, उसी को फिक्स इन्वेस्टमेंट कहते हैं आम भाषा में, ठीक है। अब आगे, फिक्स इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला सिंपल सा है। अगर आपको पता लगाना है कि इस पूरे ईयर में हमने कितनी एसेट्स खरीदी है, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। आपका जो फिक्स स्टॉक है एट द एंड ऑफ द ईयर, साल में कितना था और स्टार्टिंग में कितना था, उसे माइनस कर दो, ठीक है। मैं आपको इसे एग्जांपल समझा देता हूँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री है, ठीक है। एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में ये जो है बंदा अर्जुन है, ठीक है। ये अर्जुन है, ये अर्जुन है, ठीक है। अब मान लो इसके पास प्लांट एंड मशीनरी जो ड्यूरिंग द ईयर है, जो मान लो 1 अप्रैल को है, वो है 8 मशीनें हैं। कितनी मशीन है? 8 मशीनें। कितनी मशीन हुई? 8 मशीन हुई। पर एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर हमारे में चलता है 31 मार्च। मान लो जो प्लांट एंड मशीनरी की संख्या है वो हो गई लगभग मान लो 12 मशीनें हो गई। तो आप नोटिस करो बच्चों, आप नोटिस करो। सर क्या नोटिस करना है? 8 मशीनें यहाँ और 12 मशीनें एंड में, यानी कि हमने एक अच्छी खासी ग्रोथ करी है पूरे ड्यूरिंग द ईयर में। कितना स्टॉक बढ़ा, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर अगर सर हम नोटिस करें, ड्यूरिंग द ईयर अगर हम नोटिस करें, तो अर्जुन ने लमसम स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, नहीं मैंने क्या फॉर्मूला लिखवाया था अभी, स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। स्टॉक ऑफ द एसेट, नहीं, स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट एट द, ठीक है, एंड ऑफ द ईयर माइनस स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मैं समझा रहा हूँ ये फॉर्मूला काम कैसे कर रहा है बच्चों। फॉर्मूला लिख तो दिया है बट समझना भी जरूरी है ना।
देखो, एंड ऑफ द ईयर में जो मशीनें हैं वो 12 है, और बिगिनिंग में जो थी वो 8 है। तो ड्यूरिंग द ईयर में कितने का स्टॉक बढ़ा? 4 मशीनों का स्टॉक बढ़ा। तो यही 4 मशीनें हमारी क्या थी? यही हमारे फिक्स इन्वेस्टमेंट था, जिसमें हमने फिक्स इन्वेस्टमेंट के तहत हमने 4 एसेट्स की संख्या को क्या किया है? बढ़ाया है। तो आपको समझ में आ गया बच्चों एग्जाम्पल के थ्रू? तो आइए फिर से वापस से आते हैं। फॉर्मूला समझ लिया, फॉर्मूला कैसे काम करता है वो समझ में आ गया। अब इसके फीचर्स की बात करते हैं सर। देखो, फीचर नंबर जो फर्स्ट है वो सिंपल सा कहता है, अगर आप अपनी फैक्ट्री में लाइक मशीन वगैरह की संख्या को बढ़ाते हो तो आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, आपकी जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या करता है? इससे आपकी इकोनॉमी में हायर लेवल ऑफ आउटपुट होगा। ठीक है, क्योंकि देखो ऑब्वियसली अगर मशीनें बढ़ेंगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, जहां आप 10,000 यूनिट बनाते थे आज वहां पर आप 20,000 यूनिट बना रहे हो, आप डबल बना रहे हो, तो आउटपुट तो बढ़ेगा। और आउटपुट बढ़ेगा तो हायर रेट ऑफ ग्रोथ भी तो होगा। हायर लेवल ऑफ आउटपुट और हायर रेट ऑफ ग्रोथ। अगर आपके यहाँ पर, अगर देश में हर फैक्ट्री में, देश की हर फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में अगर लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ जाता है तो इससे तो ग्रोथ भी बढ़ेगी सर देश की, क्योंकि जीडीपी में काउंट होगा वो सब। तो ऑब्वियसली मैंने क्या कहा, फिक्स इन्वेस्टमेंट बढ़ने से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ने से देश की जीडीपी बढ़ती है या ग्रोथ बढ़ती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी उसी में ही होता है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में हम क्या करते हैं? हम फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल, ये 3 वैरायटी की चीजें होती है बच्चों। फिनिश गुड्स बना बनाया माल खरीद के रखते हैं, सेमी फिनिश गुड्स आधा तैयार होता है, और रॉ मटेरियल। सर, एक बिजनेसमैन बना बनाया माल क्यों खरीद के रखेगा? अब मैं आपको ना एक एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है ना? एग्जांपल समझना, आपको बहुत मजेदार एग्जांपल देता हूँ मैं एक। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे इलाके का एक रेस्टोरेंट है। ठीक है, ठीक है, ये रेस्टोरेंट है। ठीक है, और ये इसका जो मालिक है ना, ठीक है, इसका जो मालिक है वो है सोनू है। अब ये 2-3 तरह की चीजें बेचता है। ठीक है, मैं इसकी कैटेगरी में एक पहले फिनिश स्टॉक दिखाता हूँ। ठीक है, फिर एक सेमी फिनिश स्टॉक दिखाऊंगा। ठीक है, और मैं आपको फिर रॉ मटेरियल दिखाऊंगा। इसी की शॉप में दिखाऊंगा ये तीनों चीजें कैसे कैसे काम करती हैं। इसका बहुत अच्छा सा प्यारा सा रेस्टोरेंट है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि इसके जो शेफ है वैसे तो सब कुछ बनाकर ही खिलाते हैं। अब रॉ मटेरियल में तो ऑब्वियसली ये अगर होटल मतलब एक रेस्टोरेंट चला रहा है तो ये सब्जियां वगैरह लाएगा। ठीक है, इसके लिए वेजिटेबल्स क्या होंगी सर? वेजिटेबल्स इसके लिए होंगी रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल होगा बिल्कुल। ठीक है, सेमी फिनिट्स में ये सपोज सपोज करो, सेमी फिनिट्स में ये बने बनाए मोमोज खरीदता है, रेडीमेड मोमोज खरीदता है, क्योंकि इसके शेफ को मोमो बनाना नहीं आते। रेडीमेड लेता है, फिर बाद में स्टीम करता है और पब्लिक को क्या कर देता है? सर्व कर देता है। अरे बाजू वाले से ले लेता होगा यार, और महंगे रेट में बेच देता होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ फिनिश गुड्स से बने बनाए की। जैसे ज्यादातर ना जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ना केक नहीं बनाते सब, इनके पास ना टाइम नहीं है। केक हो गया, ठीक है, लाइक स्वीट्स हो गए, ये किसी दूसरे अच्छे ब्रांड से खरीद लेते हैं और लाके अपने होटल में रख देते हैं। जब कस्टमर मांगता है तो सर्व कर देते हैं, और वो भी बहुत महंगे दाम पर सर्व करते हैं। तो पर इन्वेंट्री में तो सर ये तीनों आ जाएगा, ऑब्वियसली इन्वेंट्री में तीनों आ जाएगा भाई, क्योंकि अपन को तो तीनों मेंटेन रखने पड़ते हैं। अपने यहाँ शाम के टाइम बर्थडे पार्टी के लिए लोग आते हैं तो केक मांगते हैं। ठीक है, तो किसी को मोमोज चाहिए तो मोमोज कौन बनाएगा? बैठ के बाजू वाले से खरीद लो, लाइक 50 रुपए के 6 पीस खरीद लो, और अपने रेस्टोरेंट में जाके उसको 200 रुपये बेच दो 6 पीसेस को, अच्छा खासा मार्जिन हो जाएगा। कौन बनाएगा? कौन इतने चिक चिक वालेगा? ठीक है। हाँ, वेजिटेबल्स लेके रखना, लाइक क्योंकि सब्जियां खाना वाना तो भाई होटल यहीं बनेगा, रेस्टोरेंट में बनेगा, और वो सर्व होगा। बट इन्वेंट्री में हम सब खरीदते हैं, सब मेंटेन करना पड़ता है। पर रीजन क्या है सर मेंटेन करने का? रीजन बताओ आप। देखो, इससे क्या होता है, आप पहली बात तो ऐसी चीजों पे किए गए खर्चों को इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हो। ठीक है, जैसे पिछले केस में फिक्स एसेट्स को खरीदने को क्या बोलते थे? फिक्स इन्वेस्टमेंट। वैसे इन्वेंट्री स्टॉक मेंटेन करने के, अगर इन्वेंट्री स्टॉक मेंटेन करते हो और उस पर किए गए खर्चे को आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलिए आगे। आगे क्या लिखा हुआ है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का ही फॉर्मूला बिल्कुल फिक्स इन्वेस्टमेंट जैसा ही है। पहली बात, आपका स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर में कितना था उसमें से माइनस कर दो स्टॉक आपका बिगिनिंग में कितना था। एंड वाले में से बिगिनिंग माइनस कर दोगे, आपको पता चल जाएगा पूरे ईयर में आपने कितना स्टॉक खरीदा। ठीक है, अब सबसे जो इंपॉर्टेंट है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बच्चों, एग्जाम में पूछते भी हैं। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करते क्यों है रेस्टोरेंट वाले? हर चीज पर डे की बेसिस पे नहीं क्यों खरीदते? पर डे खरीदो, पर डे बेचो। लाइक पर डे आप केक और उसका ऑर्डर दो, पर डे मोमोज खरीद लो और बेच, चलो मोमोज तो खैर पर डे ही चलेगा, बट ये केक हो गया, स्वीट्स हो गया, पर डे खरीदो, पर डे बेचो। देखो, और वो जो वेजिटेबल्स है वो भी पर डे लाओ और पर डे बनाओ और पर डे फ्रेश बेचो। अब इसमें कर तो सकते हैं सब कुछ है, बट
कहने का मतलब है बहुत प्रॉब्लम्स भी होती हैं इनमें। आइए उन्हीं प्रॉब्लम्स पे हम थोड़ी चर्चा करते हैं। पहली बात तो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट के फायदे देखते हैं। देखो, अगर आप हर चीज का स्टॉक पहले से खरीद के रखते हो अपने रेस्टोरेंट में, तो इट इंश्योर द अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट। इससे क्या रहेगा, आपके पास ना हमेशा सप्लाई बनी रहेगी इनपुट की। और देखो रेस्टोरेंट के बिजनेस में, अब कस्टमर बैठा है, बर्थडे पार्टी चल रही है, और आप कह रहे हो केक दो सर, वो कह रहा है सर केक नहीं है। आपने कहा फिर शाही पनीर ले आओ, वो कह रहा शाही पनीर नहीं है। आप पूछने का क्यों नहीं है, कह रहा मटेरियल सर नहीं है हमारे पास, मटेरियल लाना पड़ेगा। तो इससे आपके होटल रेस्टोरेंट की रेपुटेशन ही गिरेगी भाई। ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके जब जब शेफ बनाए खाना, तो हर चीज खत्म ना हो, इसलिए आप मेंटेन रखो, उसको जो चाहिए होगा वो गोडाउन से जाके ले आएगा। इनपुट्स अगर बराबर मिलते रहेंगे, आगे की सप्लाई भी क्या होती रहेगी, बराबर चलती रहेगी। डे टू डे खरीद से बचोगे, डे टू डे मार्केट जाने से बच जाओगे, आपका टाइम बचेगा। अवॉइड अनसर्टेनिटी ऑफ द मार्केट, इसका मतलब समझना। देखो आपको पता ही है, एक जो शाही पनीर बनाते हैं उनके लिए जो टोमेटो होता है, टमाटर, वो कितना मायने रखता है, सबसे ज्यादा वही डालते हैं उसमें। ठीक है। अब कहने का मतलब मार्केट में टमाटर के रेट तो अप डाउन होते रहते हैं, कभी 20 चल रहा है तो कभी 80 पहुंच जाता है एकदम से ही। ठीक है। पर अगर सोचो, अगर हम स्टॉक मेंटेन करके रखें, तो ये जो मार्केट में जो रेट अप डाउन हो रहे हैं उससे बच जाएंगे। अब आज आपने 20 खरीदा, अगले दिन ही आप टमाटर लाने गए तो सुने में रेट 80 रुपये हो गया था। भाई 80 रुपये का टमाटर खरीदोगे तो क्या शाही पनीर बना के बेचोगे भाई। तो कहने का मतलब है, मार्केट में प्राइस अप डाउन होते रहते हैं। अगर आपको यहाँ पे जो अनसर्टेनिटीज है, यहाँ पे जो मतलब है इसका, अवॉइड अनसर्टेनिटीज का मतलब जो है, प्राइस के अप और डाउन से है। प्राइस अप हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, जो आप इनपुट ला रहे हो वो महंगे और सस्ते होते रहते हैं। अगर आपको बचना है, जाओ इकट्ठा खरीद के जब सस्ता रेट हो लाके रख दो। भाई यही हर बंदा दिमाग लगाता है। ठीक है। इट एनेबल द प्रोड्यूसर टू मीट द पोटेंशियल डिमांड फॉर दी फॉर देयर प्रोडक्ट। अब मान लो एकदम से एक ऑर्डर आया, एक बंदा आया और कहता है कि भाई मेरे को ना 500 लोगों के लिए शाही पनीर पैक कराना है 2 घंटे में, और रात को बज रहे थे 8 9 बज रहे थे। ठीक है। अब सपोज करो अगर आपके पास स्टॉक होगा, तो आप शेफ को बोलोगे भाई बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, अभी 500 लोगों का शाही पनीर का ऑर्डर आया है, फुल फुल प्लेट बनानी है। एक काम कर, जल्दी से गोडाउन में जा, सारा स्टॉक निकाल के ला, फटाफट ऑर्डर पैक करना स्टार्ट करो। पोटेंशियल डिमांड मतलब, अब मान लो, अब आप गए गोडाउन में, गया हमारा जो वर्कर था, कहता है सर पनीर खत्म, और उसके बाद फिर वो कहता है सर टमाटर खत्म, मसाले खत्म, वेजिटेबल्स तो कुछ है ही नहीं, क्या बनाएंगे। तो आप क्या ऐसी डिमांड पूरी कर पाओगे, अगर अनसर्टेन डिमांड आ जाए एकदम से, कहाँ कर पाओगे, आपके पास इन्वेंट्री नहीं है, आप बना ही नहीं सकते। और भाई जिसके पास होगा वो फट देनी बना देगा, कह देगा बस 2 घंटे का टाइम दो, शेफ लग जा रहा है अभी, फटाफट रेडी करके हम डिस्पैच कर रहे हैं ऑर्डर। तो अगर आपके पास इन्वेंट्री पहले से मेंटेन रहेगी, तो आप किसी भी डिमांड को पूरा कर दो, कोई कितना भी ऑर्डर मांगने आएगा, आप उसको मीट कर दोगे, उसको कंप्लीट कर दोगे। ठीक है। तो इन्वेंट्री दो टाइप की होती है, एक डिजायर्ड और एक होती है अनडिजायर्ड। ठीक है। देखो बच्चों, दो टाइप की इन्वेंट्री की बात चलती है हमेशा, एक तो डिजायर और एक होती है अनडिजायर इन्वेंट्री। ठीक है। डिजायर इन्वेंट्री और अनडिजायर्ड इन्वेंट्री। डिजायर इन्वेंट्री क्या होता है, एक प्लांट इन्वेंट्री कहते हैं इसको। एक प्लांट इन्वेंट्री स्टॉक, दिस इज मेंटेन बाय द प्रोड्यूसर टू मीट द फ्यूचर डिमांड। आने वाले भविष्य में जो भी डिमांड होने वाली है, जैसे अगर हमें लग रहा है कि इस पर्टिकुलर डेट को, रेस्टोरेंट वालों को पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर डेट को कोई त्योहार है, लोग बाहर जाएंगे घूमने, खाने पीने आएंगे, तो वो उससे पहले इन्वेंट्री मेंटेन कर लेता है। जैसे दशहरा वगैरह आता है ना, तो होटल वालों को पता है कि लोग विजिट करते हैं, बाहर जाते हैं खाने पीने, जैसे लाइक 31st अगर जो नाइट होती है, उसमें सबसे ज्यादा लोग घूमते हैं बाहर जाकर। तो रेस्टोरेंट वालों को पता है लोग खाने पीने आएंगे हमारे पास। ठीक है। तो जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं वो पहले से ही अपना स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं इन्वेंट्री, कि उस दिन डिमांड अच्छी खासी होगी, इन्वेंट्री मेंटेन रखते हैं, तो उसको डिजायर्ड इन्वेंट्री कहते हैं। जितनी जरूरत है उतनी ही इन्वेंट्री मेंटेन रखना। एक होती है अनडिजायर्ड इन्वेंट्री, जिसमें हम दिमाग नहीं लगाते। देखो जैसे मेरे को पता है कि नए साल वाले दिन लगभग 1000 लोग मेरे रेस्टोरेंट में खाने आने वाले हैं, तो मैं उसी हिसाब से इन्वेंट्री खरीदूंगा। पर अगर आपने ये बिना सोचे समझे इन्वेंट्री खरीद ली, बिना सोचे समझे कितने लोग आने हैं नहीं आने हैं, बस खरीद के भर दिया स्टॉक, तो इससे आपको फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। देखो फायदा ये हो सकता है कि अगर मान लो अगर एकदम से कोई डिमांड आ गई तो आप पूरा कर दोगे। पर नुकसान जानते हो, इतना ज्यादा स्टॉक खरीद लिया है बिना प्लानिंग के, वो हो सकता है खराब हो जाएगा, और हो सकता है अगर वो बिका नहीं टाइम से पहले, वो खराब होगा और आपका नुकसान बनेगा।
ऑन द अदर हैंड रेफर टू अनप्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक, अगर आपने कोई प्लानिंग नहीं करी, इट अराइज बिकम ए डिमांड फॉर द प्रोडक्ट टर्न आउट टू बी लोअर देन एक्सपेक्टेड। जितनी डिमांड होनी थी, अगर डिमांड उतनी नहीं हुई, तो अनप्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक लीड टू लॉसेस, अगर आपका सामान नहीं बिका, बाद में आपको होगा घाटा। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो जो बच जाएगा अनाज वो सड़ेगा फिर पड़े पड़े, अगर वो बिका नहीं समय पर तो। अब एक मोमोज वाला भी अगर रेडी लगाता है, या जंक फूड वाले जितने वेंडर्स हैं, मैं छोटे एग्जांपल लेता हूँ, बच्चों को बहुत समझ में आते हैं भाई ये। कहने का मतलब है, अगर वो मार्केट में जाते हैं, तो ये जो इतने छोटे वेंडर्स होते हैं ना, इन्हें पता है कि एक दिन में हम कितनी प्लेटें बेच सकते हैं, उस हिसाब से इन्वेंट्री मेंटेन रखते हैं। अब पता चले इन्हें 1000 लोगों का बना लिया, बिकना 200 लोगों में ही है, तो बाकी तो सड़ जाएगा। वो करेगा ही बेवकूफी? बिल्कुल नहीं करेगा सर। मतलब हमारे जो मोमो वेंडर वगैरह भी होते हैं, या अदर जो जंक फूड बेच रहे हैं सर, वो उतना ही स्टॉक मेंटेन रखते हैं जितना वो आज की डेट में या कल की डेट में बेच देंगे। देखो उनको पता है आज तो बिकना नहीं है, कुछ बचेगा वो कल ही बिकेगा, है ना। वो सब बना के देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर कहने की बात ये है कि वो खुद इतने समझदार होते हैं, वो खुद डिजायर्ड इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं। एक वेंडर भी डिजायर्ड इन्वेंट्री मेंटेन करता है, क्योंकि उसे पता है कि उतना ही स्टॉक मेंटेन रखना है जितना बिक जाए। अपने को ये रिस्क नहीं लेना, बेमतलब का इन्वेंट्री नहीं मेंटेन करना, बाद में वो सड़ेगा, फिर वो अपने सर पे फटेगा लॉस आकर, अगर वो नहीं बिका तो आगे। अब आज की क्लास का जो हमारा सबसे बेस्ट टॉपिक है वो डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? समय के साथ चीजों की जो वैल्यू गिर जाती है ना, उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो, इट इज द लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू। अच्छा, किसी की वैल्यू गिरती क्यों है? मान लो कोई चीज है ना, कोई चीज है, उसके अगर दाम गिर गए हैं मार्केट के अंदर, अगर किसी चीज के दाम गिर गए, कोई चीज 50,000 की थी, अब वो 40,000 पे आ गई है, कोई 50 की चीज 40,000 पे आ गई है। मैं आपको बताता हूँ, खास तौर से जो हमारे आर्ट साइड के बच्चे हैं, थोड़ा आप ध्यान देना। देखो, मान लीजिए ये कोई मशीन है, ठीक है, ये मशीन वन है, इसकी वैल्यू थी 10,000 रुपये, इसकी वैल्यू थी 10,000 रुपये, वो भी 1 अप्रैल को, ठीक है। मैं 31 मार्च की बात करता हूँ, 1 साल के बाद, जो इस मशीन की वैल्यू थी ना, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ मशीन, इस मशीन की जो वैल्यू थी, वो गिर के रह गई 2,000 रुपये। तो आप बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों। आपने क्या नोटिस किया? कितने की गिरावट आई है बताओ? कितने की गिरावट आई? तो गिरावट तो हमें साफ साफ दिख रही है, 8,000 रुपये की। 10 की चीज 2,000 रुपये की हो गई, 10 की चीज 2,000 की हो गई, 8,000 की गिरावट आई। रीजन समझो क्यों ऐसा हुआ होगा। हो सकता है मशीन टूट गई हो आपसे, नॉर्मल वियर एंड टियर, छोटी मोटी टूट फूट हुई हो, वही होगी। मशीन चल रही है, इंसान चला रहा है, तो टूट फूट तो आम बात है। अगला, एक्सीडेंटल डैमेजेस, किस तरह का एक्सीडेंट हो गया हो, मशीन में बहुत हैवी लॉस हो गया हो, काफी बड़ा डैमेज आ गया हो मशीन में। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है ये समझते हैं, ये बहुत जरूरी है। देखो, इसको मैं अगर समझाऊं तो दो चीज, चेंज इन डिमांड और चेंज इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी का, ठीक है। अगर डिमांड बदलती है, यानी कि उस एसेट्स की जो मशीन चल रही है, अगर उससे अच्छे वर्जन मार्केट में आ गए हैं, उससे बेटर मशीनें आ गई हैं, बहुत अच्छी मशीनें आ गई हैं, तो लोग इसकी डिमांड कम नहीं करेंगे, डिसकंटिन्यू कर देंगे। तो लोग कहेंगे यार इससे तो अच्छी अच्छी मशीनें आ गई हैं, तो मार्केट में इसकी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वैल्यू गिर जाएगी। देखो, अगर कोई अच्छी मशीन आ जाती है जो उस पिछले वाले से अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो ऑब्वियसली पुरानी मशीनों के दाम गिर जाते हैं। और टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी वही बात हो गई, डिमांड का मतलब लोगों पर हुआ। हम इस मशीन को प्रीफर नहीं कर रहे हैं, हमारे हिसाब से कोई मशीन ज्यादा अच्छी है, दूसरी मशीन ज्यादा अच्छी है, हम इसकी डिमांड नहीं कर रहे, हम दूसरी मशीनों को खरीदना चाहते हैं। तो वैल्यू, अगर मार्केट के अंदर किसी भी चीज की डिमांड कम कर दी जाए कस्टमर द्वारा या कंज्यूमर द्वारा, तो उसकी वैल्यू गिर जाती है। या टेक्नोलॉजी का बहुत फर्क है, इससे अपग्रेड टेक्नोलॉजी आ गई है, कोई बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी आ गई है, ये बहुत बिजली पीती है, इससे बहुत कम बिजली जो पीने वाली मशीन है, आधे से भी कम में आ गई है वो, तो इसकी जो मार्केट डिमांड है वो गिर जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। मान लीजिए कंपनी ने फोन लॉन्च किया 50,000 का, और सेम अगले ही दिन उसी कंपनी ने उसका एक अच्छा वर्जन लॉन्च कर दिया, वो भी 50,000 का, तो ऑब्वियसली पुराने वालों को खरीदेगा ही नहीं। क्यों खरीदेगा कोई, जब उससे अच्छा रैम मिल रहा है, उससे अच्छा स्पेस मिल रहा है। तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है? कई बार दाम गिरते हैं दो वजह से, कई बार लोग डिमांड कम कर देते हैं, और कई बार तकनीक बदल जाती है, तो पुरानी चीजों की वैल्यू गिर जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हुआ डेप्रिसिएशन के तीन रीजन, नॉर्मल टीयर एंड वियर, एक्सीडेंटल डैमेजेस, और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस हो गया। ठीक है। और एक होता है कैपिटल लॉस, कैपिटल लॉस थोड़ा हैवी लॉस होता है। देखो, कई बार क्या होता है, अ, मान लीजिए आपने एक कार निकलवाई, ठीक है, आपने एक कार निकलवाई, आपको पता है समय के साथ इसकी वैल्यू गिरेगी, डेप्रिसिएशन तो होना ही होना है। आप कार निकलवा के लेकर आए, और हुआ क्या, जिस दिन गाड़ी आई, आपने बाहर खड़ा किया, ऊपर से बिजली गिरी, कार फट के दो हिस्सों में हो गई। अब आप क्या कहते हो, इसकी वैल्यू गिर गई या गाड़ी खत्म हो गई? सर, इस पे बिजली गिरेगी, अगर इस पे अगर बिजली गिरती है, ठीक है, अगर बिजली गिरती है ऊपर से, आसमानी बिजली गिरती है भाई इस पे, तो
ए यार कुछ ज्यादा ही गिर गई बिजली तो। चलो छोड़ो, यही सही है। ये कार फट के दो हिस्सों में हो गई, है ना? तो ये खत्म हो गई। इसे कहते हैं कैपिटल लॉस। जब हमारी कोई चीज की वैल्यू ज्यादा गिर जाए, मतलब बिल्कुल फिनिश हो गई, ठीक है, खत्म, ठीक है, खत्म, गाड़ी खत्म, तो इसे कैपिटल लॉस कहते हैं। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई या मार्केट वैल्यू गिर गई जिस वजह से इसके दाम बहुत ज्यादा गिर गए। मान लो कार की जो कॉस्ट ऑफ एसेट थी, मान लो कार थी 20 लाख की, अभी मार्केट में जो कार की जो स्क्रैप वैल्यू है, मतलब कबाड़ वैल्यू को बोलते हैं, लोग इसे कबाड़ के भाव से 10,000 में खरीद रहे हैं। यार क्या ही सब खत्म हो गया यार, ये तो 2 लाख 20 लाख की गाड़ी कहाँ 10,000 में जा रही है मार्केट में। तो ऑब्वियसली इन दो वजह से ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये कैपिटल लॉस हुआ। पर मैं पीछे आता हूँ। अगर आपकी मशीन की वैल्यू गिर रही है समय के साथ, तो आप एक काम कर सकते हो। इसमें सबसे बेस्ट आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप एक रिजर्व मेंटेन करो। क्या मेंटेन करो? डेप्रीसिएशन रिजर्व, ठीक है, डेप्रीसिएशन रिजर्व, रिजर्व फंड। आप सारे पैसे ना एक जगह इकट्ठा करो। समझने का क्या मतलब? अगर आपकी मशीन की वैल्यू पर या जितनी गिर रही है, आप उसको एक जगह इकट्ठा करते चलो। अब इससे फायदा क्या होगा बच्चों? देखो, इससे फायदा ये होगा कि एक समय के बाद आपकी एसेट्स की वैल्यू पूरी इकट्ठा हो जाएगी और आप वो नई एसेट लेकर आ जाओगे। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ इस चीज को। मान लीजिए एक मशीन है, ठीक है, एक मशीन है, एक मशीन है, एक मशीन है, और आज 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल है 2022। आपको पता है इसका एंड कब होगा बच्चों? हाँ सर पता है एंड। 1 साल के बाद, वो भी 31 मार्च को, 31 मार्च 2023 को हो जाएगा। और इसका एंड कब होगा? सर इसका एंड हो जाएगा 31 मार्च 24 में, और इसका एंड हो जाएगा 31 मार्च 25 में हो जाएगा। ठीक है। कितने सेशन जा रहे हैं बच्चों? सर काउंटिंग करते हैं, ये पहला सेशन, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है। मान लो जो कॉस्ट ऑफ एसेट है, आपकी मशीन 10 लाख की है, या 10 लाख छोड़ो, बहुत ज़्यादा महंगी बता दी हमने, 2 लाख की मशीन है, ठीक है, 2 लाख की मशीन है। सपोज करो, मान लो बच्चों, इसकी जो वैल्यू है हर साल वो गिर रही है 40,000 रुपये। कितनी गिर रही है? 40,000 रुपये गिर रही है सर, इसकी हर साल 40,000 रुपये वैल्यू गिर रही है। इस साल भी 40,000 गिरेगी, ठीक है, ठीक है। इस साल भी जो वैल्यू गिरेगी वो कितनी गिरेगी? 40,000 गिरेगी। इस साल भी इसकी वैल्यू 40,000 गिरेगी, गिरेगी। अब आप क्या करना है आपको? आपको बनाना है एक मटका, ठीक है, और इस 40,000 रुपये को, इसको भी इसमें इकट्ठा करना है, इसको भी इसमें इकट्ठा करना है, और इसको भी। हर साल जितनी वैल्यू गिरती जाए उतने पैसे को एक मटके में इकट्ठा करते जाइए, ठीक है। अब आप कुछ नहीं करना आपको, ये काम आपको सिर्फ 5 साल तक करते रहना है। और आपके इस मटके में कितने रुपए इकट्ठा हो जाएंगे? 2 लाख रुपए हो जाएंगे। इस मटके में जैसे ही आपके 2 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएंगे, आप जाके दोबारा खरीद लेना उस मशीन को। अब आपको समझ में आया? और इसी मटके को हम अपनी आम भाषा में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड। जो करना बहुत जरूरी है। अगर हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड मेंटेन करते हैं, तो जितनी जितनी वैल्यू हर साल गिरती जा रही है, हमने मान लिया है, माना इतनी इतनी गिर रही है, 5 साल तक इतनी गिरती रहेगी, तो उतने ही पैसे इकट्ठा करते रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि ये 2 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएंगे और वो मशीन हम खरीद के लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको इन सबसे बचना है, तो आप रिजर्व मेंटेन कर सकते हो, जितनी वैल्यू गिरे उसे इकट्ठा करते चलो, ठीक है। और सर अगर कैपिटल लॉस हो जाए, तो आसमानी बिजली गिरी, गाड़ी खत्म, तो क्या करेंगे? तब तो भाई ये है, बीमा कराओ, इंश्योरेंस। तब तो इंश्योरेंस कराओ। इनका एक ही बात, इनका एक ही कहना है, जीवन के बाद भी और जीवन के साथ भी, या जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, जब तक हो जिंदा तब तक जीवन, और मर गए तुम्हारा पैसा तुम्हारे इनहेरिटेंस को दे देंगे और वो मौज काटेंगे, ठीक है। कैपिटल लॉस में गाड़ी खत्म, इंश्योरेंस करवाओ, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या ही इकट्ठा करोगे यार पैसे, आपको पता ही नहीं है, इन सब चीजों के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं होती कि कब हमारी गाड़ी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, बाढ़ आई बह गई गाड़ी, गाड़ी खत्म हो गई, तो आपको इंश्योरेंस करवाना होगा। इंश्योरेंस कंपनी अगर फुल कवर्ड इंश्योरेंस करवाओगे, तो आपकी गाड़ी की पूरी वैल्यू दे देगा कौन? इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, यानी आपका लॉस कवर हो जाएगा। तो अगर आपको कैपिटल लॉस से बचना है, तो आप इंश्योरेंस करवा सकते हो, ठीक है। तो हमने एक चीज देखा, एक होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि वैल्यू धीरे धीरे गिरती है, ठीक है ना, धीरे धीरे गिरती है। गिरने के रीजंस बता दिए मैंने आपको क्यों गिरती है। और जो सर कैपिटल लॉस होता है, उसमें चीज गिरती नहीं है सर, खत्म ही हो जाती है, उसके लिए आप इंश्योरेंस करवा सकते हो। अब ये जो डेप्रिसिएशन रिजर्व, ये जो मैंने मटका बनाना सिखाया था, मटका, इस मटके के फायदे क्या है? देखो, इस मटके का पहला फायदा क्या है? इसका पहला फायदा है कि अगर आप ये मटका बनाते हो, जितनी वैल्यू हर साल गिर रही है उतने पैसे इकट्ठा करते हो,
तो इससे ना रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। मतलब 5 साल के बाद, 5 साल के बाद जब आपके पास पूरे 2 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएंगे, इस मशीन को आप दोबारा खरीद लेना जाकर। तो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि 5 साल तक वैल्यू गिरती रहेगी, 5 साल के बाद आपके 2 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएंगे और आप जाके अपनी नई मशीन खरीद लेना, ठीक है। तो इसे रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, क्योंकि इस फंड में आप पैसे जोड़ जोड़ के इकट्ठा करते हो। एक समय के बाद मशीन हो जाती है जीरो और आपके पास उतने पैसे इकट्ठा हो जाते हैं और आप मार्केट से खरीद लेते हो उसको, ठीक है। अवॉइड डिक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब भाई प्रोडक्शन कैपेसिटी क्यों गिरेगी? क्योंकि सर 5 साल के बाद अगर आपने मशीन नहीं खरीदी, मशीन तो खत्म हो जाएगी। और अगर आपने पैसे भी नहीं जोड़े तो 5 साल के बाद मशीन कहाँ से लाओगे? अब मशीन नहीं लाओगे, प्रोडक्शन तो गिरेगा ना भाई। मेंटेन एंड इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। इससे देखो, अगर आप पैसे इकट्ठा करते रहते हो, 5 साल के बाद आपका 2 लाख रुपए फिर से हो जाएंगे, आपके पास पैसा मेंटेन रहेगा और आप जाके इन्वेस्ट करके नई मशीन खरीद के ला सकते हो। स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। इससे इकोनॉमी बहुत स्मूथ चलेगी, सारे बिजनेस स्मूथ चलेंगे, कोई बिजनेस बंद नहीं होगा। इंश्योर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ। और ग्रोथ के लिए भी सस्टेनेबल है। तो देखो, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बहुत जरूरी है। मैं आपको इसके एक खास बताता हूँ। अगर हमारी इकोनॉमी में जितने भी प्लांट वाले हैं, अगर वो अपनी मशीनों के लिए पैसा इकट्ठा ना करें, तो एक समय के बाद उस मशीन की वैल्यू हो जाएगी जीरो। और अगर उन्होंने पैसे इकट्ठा नहीं किए होंगे तो वो नई मशीन खरीद के नहीं ला पाएंगे। इससे सभी इंडस्ट्रीज में क्या होगा, प्रोडक्शन गिर जाएगा, मशीनें नहीं आएंगी तो। और प्रोडक्शन गिरेगा तो जीडीपी गिर जाएगी भाई। तो इसका कनेक्शन जीडीपी तक है। तो समझना बात को, रिजर्व मेंटेन करना बहुत जरूरी है भाई। नहीं हुआ तो मतलब एल लग जाएंगे फिर बिजनेस के, बिजनेस ही डाउन हो जाएगा। क्योंकि एक समय के बाद मशीन हो जाएगी खत्म, आपको उतने पैसे इकट्ठा करने हैं और आपने नहीं किए पैसे इकट्ठा, आपने मेंटेन नहीं करा फंड, तो दिक्कत तो होनी है। आइए अब थोड़े से और डिफरेंसेस पढ़ते हैं। बच्चों इसको याद कर लेना, मतलब इसको समझ लेना, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के फायदे क्या हैं? रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे आ जाते हैं और प्रोडक्शन कैपेसिटी से डाउन नहीं होती, और इन्वेस्टमेंट हो जाती है फ्यूचर में, स्मूथ फंक्शनिंग इकोनॉमी की होती है, इंश्योर सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ होता है। और अगर हमने ये मेंटेन नहीं किया तो जीडीपी तक गिर सकती है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आएगा मशीनों से। मशीनें जब नहीं खरीद पाओगे तो प्रोडक्शन गिरेगा, आउटपुट गिरेगा, जीडीपी तो फंस जाएगी जमीन में। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। डिफरेंस देखते हैं क्या है। एक्सपेक्टेड जो होते हैं जिसमें मशीन की वैल्यू धीरे धीरे गिरती है, और इसमें तो तबाह हो जाती है, बिजली गिरी कार फट के 2 हिस्सों में, ठीक है। देखो बहुत सिंपल सा है, इसमें वैल्यू गिरती है फिक्स एसेट्स की। क्यों गिरती है? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस तो चेंज इन डिमांड और चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। डिमांड बदल रही है समय के साथ बहुत सारी। अब कोई पुराने कपड़े खरीदता है? नहीं खरीदता, क्योंकि डिमांड बदल चुकी है उन चीजों की। और टेक्नोलॉजी, अब तो नए नए फोन आ रहे हैं। क्या पुरानी, एक पहले टीवी आता था ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, ठीक है ना, क्या आज की डेट में कोई खरीदेगा उसको? अरे सर कैसी बात करो, टेक्नोलॉजी बदल गई, कलर टीवी आ गए, स्मार्ट टीवी आ गए सर, इंटरनेट कनेक्ट हो रहा है, उसके अंदर हम नेटफ्लिक्स चला रहे हैं बैठ के, इतने बढ़िया टीवी आ गए। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कौन देखेगा? तो टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, डिमांड बदल चुकी है, पुरानी चीजों की वैल्यू गिर चुकी है मार्केट में। कोई नहीं दे, कोई 20 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए में भी देगा ना, कोई नहीं खरीदेगा उसको। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है? इसमें एसेट्स की वैल्यू गिरती है बुक से नेचुरल क्लैमिटी और इकोनॉमिक्स रिसेशन की वजह से। रिसेशन का मतलब हो गया जब मार्केट वगैरह गिर जाते हैं, मार्केट हमारे क्या हो जाते हैं बच्चों, इस केस में हमारे जो मार्केट होते हैं ना डाउन हो जाते हैं। रिसेशन के टाइम में क्या हो जाता है, मार्केट डाउन हो जाता है, इसलिए उसको रिसेशन कहते हैं। और इसमें अच्छे अच्छे प्रोडक्ट की वैल्यू गिरती है। जब कोविड आया था, मान लो कोविड के टाइम पे किसी ने फोन लॉन्च किया कंपनी ने, और अगले दिन से लॉकडाउन, मार्केट बंद, तो सोच रहे हो फोन को खरीदेगा? और जब तक कोविड हटेगा 2 साल के बाद उस फोन की वैल्यू रह जाएगी, फिर आप कहोगे कि देखो अरे उससे बढ़िया फोन लॉन्च हो चुके होंगे मार्केट में। तो अगर मार्केट में ऐसे रिसेशन आते हैं जिससे आपके प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। नेचुरल क्लैमिटी से भी आपकी भाई, नेचुरल डिजास्टर से भी बहुत नुकसान होता है, ठीक है। बाकी टेक्नोलॉजी और डिमांड तो बदल ही रही है। देखो इन दोनों में एक चीज अलग है, इससे वैल्यू खत्म हो जाती है। कोई नेचुरल डिजास्टर में आप गए, कार लिया आपने, आप जाए गए मनाली, आपने कहीं रोड रेस में खड़ा किया, पत्थर स्लाइड वगैरह आए, सीधा पहाड़ों के नीचे चली गई, गाड़ी खत्म, ठीक है। तो उसमें गाड़ी की वैल्यू जीरो हो जाती है, इसमें जीरो नहीं होती वैल्यू, इसमें धीरे धीरे गिरती है। इट्स ए पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, इट्स ए पार्ट ऑफ कैपिटल लॉस, कैपिटल लॉस, ठीक है। इससे बचने के लिए आपको डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, ठीक है, बीमा करवाना पड़ेगा, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, ठीक है। आपकी एसेट्स की पूर्ण सुरक्षा देगा बीमा। बीमा के पास जाओ, ऐसी चीजों के लिए वही है। और अगर आपको धीरे धीरे वैल्यू गिर रही है, जितनी वैल्यू गिर रही है उतनी ही आप अपने मटके में इकट्ठा करते रहो पैसे। मटका भर जाएगा एक दिन, मटके को फोड़ना, पैसे निकालना और एसेट को खरीद के ले आना। तो वो इसमें कॉन्सेप्ट चलता है। अच्छा सर, इसमें हमने और भी पढ़े थे, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में हमने नॉर्मल वियर एंड टियर पढ़ा था, और हमने नॉर्मल वियर एंड टियर था, और शायद एक्सीडेंटल डैमेजेस भी पढ़े थे, वो सब इसी में आ जाते हैं, ठीक है ना। बट अभी एक मोटा डिफरेंस था एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के बीच में, ये होता है हैवी लॉस, वो तो नॉर्मल वे का लॉस होता है, ठीक है। इसे समझ के चलना।
कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या होता है और कैपिटल लॉस क्या होते हैं? देखो, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब होता है जब हम कोई एसेट यूज करते हैं तो उसकी जब वैल्यू धीरे धीरे गिरती है। अब चाहे वो नॉर्मल टीयर एंड वियर से गिरे, ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल वियर एंड टीयर, ठीक है, नॉर्मल वियर एंड टीयर से गिरे, एक्सीडेंटल डैमेज से गिरे, चाहे तो डिमांड और टेक्नोलॉजी के बदलने से गिरे, पर धीरे धीरे गिरती है। और जब कोई नेचुरल क्लैमिटी आती है, मार्केट वैल्यू गिरती है, तो उसे कैपिटल लॉस कहते हैं, उसमें हैवी लॉस होता है। उसमें जो गाड़ी या एसेट की वैल्यू होती है वो खत्म हो जाती है। इसमें कंजप्शन का मतलब होता है धीरे धीरे गिरना, मतलब धीरे धीरे कंज्यूम होती है, धीरे धीरे वैल्यू गिरती है, ठीक है। इसके कारण क्या है, क्योंकि हम लगातार एसेट्स को यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये सब तो होगा ही होगा और धीरे धीरे वैल्यू गिरेगी। और इसमें क्या होता है, इसमें एसेट्स की वैल्यू ना एकदम से गिर जाती है। अगर तुम यूज नहीं भी कर रहे होगे ना तो भी नहीं गिर जाएगी। आपने गाड़ी खड़ी करी, लाए, खरीद के लाए और घर के सामने खड़ी कर दी, अब यूज नहीं कर रहे हो, बिजली गिरी, गाड़ी फट के दो हिस्सों में हो गई, है ना, आप यूज नहीं कर रहे हो, उसके बाद भी देखो नुकसान हो गया। इसके लिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड है और इसके लिए भाई इंश्योरेंस, ठीक है। डिफरेंस क्लियर है, हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बैक हो जाता हूँ। फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आ गया है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसको मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ, उससे समझेंगे कैसे करना है इसको। थोड़ा सा एग्जांपल समझना, ठीक है। मान लीजिए ये है करण, इसका नाम है करण, इसका नाम है करण, ठीक है। आज 1 अप्रैल वाले दिन इसने एक मशीन परचेस करी, एक इसने मशीन परचेस करी, ठीक है, जिसकी कीमत थी 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए थी मशीन की कीमत, ठीक है, 2 लाख रुपए। और इसने एक काम और किया, इसने एक डेप्रिसिएशन भी मेंटेन किया हुआ है। ये हर साल अपनी पुरानी एसेट्स के लिए ना पैसे अलग कर लेता है। मालूम, वही 40,000 वाला फंडा, वो पुराना वाला केस जिसमें 40,000 रुपये वो अलग हर साल मटके में इकट्ठा कर रहा था। तो इसका जो टोटल एक्सपेंस हुआ, टोटल एक्सपेंस देख लेते हैं, वो कितना हो गया, 2,40,000, ठीक है। अब बात समझना, एक्सपेंस तो नहीं कह सकते, आप इसको इन्वेस्टमेंट कह सकते हो, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट है। एक तो नई मशीन खरीदी, न्यू मशीन परचेस, बिल्कुल ब्रांड न्यू मशीन खरीदी हमने भी। और एक हमने डेप्रिसिएशन मेंटेन किया है, मतलब पुरानी एसेट्स की ही वैल्यू हम हर साल इकट्ठा, वो मटके वाला कॉन्सेप्ट याद है ना, हर साल आपको 40,000 रुपये इकट्ठा करने हैं। तो आपने दो पैसे इकट्ठा करने हैं और आपका टोटल खर्चा हो चुका 240। अब इसमें समझना किसको क्या कहेंगे, किसको हम क्या कहेंगे, इस 2 लाख को क्या कहेंगे, इस 40 को क्या कहेंगे, और इस 240 को क्या कहेंगे, ठीक है। देखो, जब आप कोई नई एसेट खरीदते हो तो उसे कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, गड़बड़ हो गया। मैं आपको बताता हूँ, सॉरी 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 सॉरी, वर्ड्स वापस लेते हैं। जो हमारा जो हम नई एसेट खरीदते हैं और जो डेप्रिसिएशन मेंटेन करते हैं, टोटल खर्चे को बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम नई एसेट खरीदते हैं, पुरानी पे पैसा मेंटेन करते हैं, और दोनों के सम को कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब आ जाओ, और जो नई एसेट खरीदते हैं उसको बोलते हैं हम नेट इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। डन 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 डन। आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा, जब भी हम पुरानी और नई, पुरानी तो इकट्ठा कर ही रहे हैं पैसे, एक नई मशीन नहीं खरीदी, दोनों के दोनों जो खर्चा हुआ उसको कहेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और साथ में जो नई खरीदी, सिर्फ जो नई खरीदी, सिर्फ नई, उसे कहेंगे नेट इन्वेस्टमेंट। तो आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। हाँ सर, देख के तो समझ में आ रहा है कि जो नई और पुरानी दोनों पे है वो ग्रॉस है, और जो नई खरीदी वो नेट है, ठीक है। तो मैं थ्योरी पे चलता हूँ, ठीक है। अब सुनना, अभी हमने 2,40,000 रुपए की पूरी मशीन खरीदी, 2 लाख रुपए का हमने सिर्फ नई पे खरीदा था, न्यू मशीन, न्यू एसेट। और इसमें क्या होता है सर, इसमें तो न्यू प्लस डेप्रिसिएशन, वही ओल्ड वाली मशीन पे किया गया खर्चा, सब शामिल कर लेते हैं इसमें हम, ठीक है। इससे 240 और वहां पे 2 लाख रुपए। और बात को बहुत ध्यान से समझना, वापस से एग्जांपल चलते हैं। देखो, अब अगर मुझे कभी डेप्रिसिएशन निकालना पड़े, मेरे प्यारे बच्चों, अगर मुझे कभी डेप्रिसिएशन निकालना पड़े तो मैं कैसे निकालूंगा, मुझे बता सकते हो? तो बहुत सिंपल है, ये जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है ना आपकी,
उसमें नेट इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो। ठीक है, ग्रॉस कितनी है सर? ग्रॉस तो 240 है, और नेट कितनी है? 2 लाख रुपए। इसे माइनस करना जरा, 40 हजार रुपये। ओहो, क्योंकि ग्रॉस में नई मशीन पे किया गया खर्चा और डेप्रिसिएशन दोनों इंक्लूड होता है, नेट में सिर्फ नई पे किया गया खर्चा होता है। अगर मैं दोनों को हटा दूं तो बीच में जो गैप बचेगा वो 40 हजार का बचेगा, और यही हमारा डेप्रिसिएशन है। ठीक है, यानी कि अगर हम एक ऐसी वैल्यू में से जिसमें नई और डेप्रिसिएशन का पैसा शामिल है, उसमें से नई वाली का पैसा माइनस करते हैं, तो जो पैसा बचेगा वो हमारा डेप्रिसिएशन ही होगा। ठीक है, अब चलिए थ्योरी समझते हैं। एग्जाम्पल से 4 चीजें क्लियर हो गई। 240 था ग्रॉस, 2 था नेट। ग्रॉस में नेट और डेप्रिसिएशन दोनों शामिल होता है, और नेट में सिर्फ न्यू एसेट्स पे हम ध्यान लगाते हैं। आइए मीनिंग समझते हैं। देखो, कह रहा है it include expenditure by the producer on the purchase of new assets and replacement of existing assets। सर ये लाइन नहीं समझ में आई हमें। ये रिप्लेसमेंट ऑफ, अरे वो डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। आप तो थोड़ी थोड़ी देर पे मायूस हो जाते हो, मुंह बना लेते हो, अरे ये क्या पढ़ लिया हमने। रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट का मतलब आपको पता है डेप्रिसिएशन का खर्चा क्या था? हर साल अपने पैसे को मटके में इकट्ठा करते रहना, जिस दिन मटका भर जाएगा मटके को फोड़ना और नई मशीन खरीद के ले आना। रिप्लेस मतलब नई एसेट भविष्य में लेकर आएंगे, इसलिए हमने मटका बनाया था, और उस मटके में जो पैसा इकट्ठा कर रहे थे उसको क्या बोल रहे थे हम? डेप्रिसिएशन बोल रहे थे। ठीक है ना, तो वही है नई एसेट्स पे और वो डेप्रिसिएशन पे किया गया खर्चा। इसमें हम क्या करते हैं? हम सिर्फ नई एसेट्स खरीदते हैं, ओनली नई एसेट्स। ठीक है, इंक्लूड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट कहाँ होती है? इट इंक्लूड, इसमें रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट शामिल होता है, क्योंकि इसमें हम डेप्रिसिएशन इकट्ठा करते हैं, पर इसमें ऐसा काम हम नहीं करते। इसमें सिर्फ नई एसेट्स पे क्या खर्चा होता है, रिप्लेसमेंट का पैसा हम इसमें इकट्ठा नहीं करते। ठीक है, आगे आगे कैपिटल स्टॉक, नेट कैपिटल स्टॉक किसमें बढ़ता है? देखो, इसमें ये प्रॉपर तो नहीं शो करता नेट कैपिटल स्टॉक, मतलब हमारी एक्चुअल नई एसेट्स में, मतलब या हमारी एसेट्स में एक्चुअली इंक्रीमेंट कितना हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ ये इंक्रीमेंट की क्या बात कर रहा है। देखो, नेट इन्वेस्टमेंट से ना हम नई मशीनें खरीदते हैं, तो जो हमारा कैपिटल स्टॉक है वो बढ़ते हुए साफ दिख जाता है। अब इसमें 2,40,000 रुपये हमने इन्वेस्टमेंट किया है। अब मुझे बताइए, इस 2 लाख की तो नई एसेट आ गई होगी, क्या 40,000 से कोई नई एसेट्स आई होगी? सर नई एसेट कहाँ आएगी 40,000 से? ये तो मटके का पैसा है, ये तो मटके का पैसा है, ये तो कहीं एक जगह इकट्ठा हो रहा है, ये तो मटके में जा रहा है सारा पैसा। मटका मटके में जाएगा सर, ये सब तो कहाँ लेके जा रहे हो आप? इसको तो हम मटके में लेके जाने वाले हैं ना, ये तो मटके में जाने वाला है, ये तो मटके के लिए बनाया पैसा। तो इसमें नई एसेट तो आएगी नहीं, तो क्या हमारी ये प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएगा? अरे सर कैसी बात कर दो, जब नई एसेट नहीं खरीद सकते 40,000 से तो मशीन आएगी नहीं, तो नई प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी? सर वो तो ये जो 2 लाख रुपए का खर्चा किया इससे बढ़ेगा ना, क्योंकि 2 लाख से नई एसेट आएगी, फिर नई एसेट आएगी तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ये डेप्रिसिएशन के पैसे से क्या कभी कोई नई एसेट आती है? नहीं आती, ना नई एसेट आती है ना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। इसलिए जो ग्रॉस, जो नेट इन्वेस्टमेंट होता है ना, नेट इन्वेस्टमेंट, उसमें हम नई एसेट्स खरीदते हैं, उसमें नई एसेट्स खरीदते हैं और उससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। हाँ, ग्रॉस में नई और पुरानी दोनों का पैसा शामिल होता है, पर जो पुरानी वाला होता है ना, वो ये डेप्रिसिएशन वाला होता है, इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ता। बट हाँ, जो इसके अंदर नई एसेट्स वाला खर्चा किया है उससे बढ़ता है। बट फर्क यहाँ पर ये पड़ता है कि जब हमारे स्टॉक में नेट एडिशन कितना हुआ, ये कौन सा खर्चा सही सही बताता है? वो है नेट, क्योंकि नेट में हम सिर्फ नई एसेट्स खरीदते हैं। इसमें दोनों शामिल है, नया पुराना दोनों। इससे चीजें मिक्स हो गई हैं। बता बता तो ये भी देगा, क्योंकि इसके अंदर भी न्यू एसेट्स पे, इस पे भी न्यू पर और डेप्रिसिएशन दोनों शामिल है। तो जो न्यू वाला है, न्यू वाला ये नई एसेट को खरीदते हैं, इसी से हमारा कैपिटल स्टॉक बढ़ता है। बट क्योंकि दोनों मिक्सअप है खर्चे, तो नेट एडिशन शो नहीं होता, सही से वर्क नहीं करता। इट डज नॉट शो नेट एडिशन, ये प्रॉपर शो नहीं कर पाता, क्योंकि मिक्सअप खर्चे हैं, कुछ पुराने पे भी कुछ नए पे भी, और हमें नए वाला चाहिए। आगे इससे इकोनॉमी में इम्पैक्ट क्या आएंगे? देखो, अगर आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट करते हो, नीड नॉट नेसेसरी लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी इसमें कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इसमें मिक्सअप खर्चे हैं, बट बढ़ेगी, आप मान के चलना बढ़ेगी, क्योंकि देखो इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी तो नहीं बढ़ेगी, बट ये तो है, मतलब पर ये प्रॉपर वो नहीं करता। यहाँ पे तो क्या है ना, यहाँ पे सिर्फ आप नई एसेट्स खरीद रहे हो, सिर्फ नई एसेट्स। ठीक है, इंक्रीज इन नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इससे क्या होगा? प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी और इससे देश की जीडीपी बढ़ेगी। तो कहने का मतलब है, इन्वेस्टमेंट में नेट इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट है, जिसके अंदर हम सिर्फ नई एसेट्स खरीदते हैं। और नई एसेट्स खरीदने का मतलब यहाँ ये हुआ कि मशीनें आएंगी, आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी देश की। इसमें पुराना नया सब शामिल होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम इसलिए प्रॉपर इसको रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते कि इससे इन्वेस्टमेंट ही बढ़े या फिर इससे जीडीपी ही बढ़े। बट नेट बहुत अच्छा प्रॉपर वो करता है। बट इसमें न्यू जो एसेट हम खरीद रहे हैं वो भी ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएगा, वो भी बढ़ाएगा, ऐसा नहीं है। बट प्रॉपर नेट तरीके से ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे लिए। ठीक है ना,
इसमें क्या होता है, हम नई एसेट्स खरीदते हैं, नई एसेट्स आएंगी, नए प्लांट्स आएंगे, प्रोडक्शन होगा, ऑब्वियसली आउटपुट बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी देश की। ठीक है, आगे बच्चों आगे चलते हैं। स्टॉक और फ्लो। देखो, स्टॉक और फ्लो का मतलब समझना। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ इसका मतलब। ठीक है, देखो, मान लो, मान लो ये एक बच्चा है, बच्चा नहीं है, ये है राजू। राजू के पास थे पैसे, ये लेकर गया बैंक में। इससे बैंक में जाकर पैसे को क्या कर दिया सर, इसने पैसे को डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, उसके बाद राजू की थी शादी, इसने पैसे को एटीएम के थ्रू क्या कर लिया सर, विड्रॉ कर लिया। पहले इसने खूब दबा के पैसे डिपॉजिट किए, कर लिए, कम से कम करोड़ों रुपए इकट्ठा किया। अब भाई राजू की शादी का टाइम आ गया, राजू कह रहा है भाई शादी है, खर्चा है बहुत घर में, है ना, गाड़ी रोल्स रॉयस में लाएंगे इस बार तो, है ना, बारात तो उसी में जाएगी, घोड़े का कॉन्सेप्ट खत्म। अब बारात निकाले एकदम शानदार, तो बंदे ने क्या किया, एटीएम से पैसे निकाले, विड्रॉ ऑफ मनी। ठीक है, इसने पैसे निकाल लिए। अब एक बात समझना, एक बात समझना। ठीक है, इसमें इसमें खास बात समझने का क्या है, डिपॉजिट करते हो, स्टॉक हमारा क्या हो जाता है, एक बार तो स्टॉक बढ़ा, और जब विड्रॉ करते हो तो स्टॉक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो डिपॉजिट करते वक्त स्टॉक बढ़ता है, और विड्रॉ करते वक्त स्टॉक घट जाता है। ठीक है, दो सिनेरियो को, बात को बहुत ध्यान से समझना। एक तो स्टॉक बढ़ा, और एक स्टॉक हमारा, एक केस में स्टॉक घट गया। तो कहने का मतलब है, डिपॉजिट से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता है, और जब विड्रॉ करते हैं तो बैंक बैलेंस हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये सबको समझ में आ रहा होगा। अब बात को समझने में अब देखना है, देखो स्टॉक और फ्लो में क्या कॉन्सेप्ट है। फ्लो एक बहती हुई चीज है, एक चलती हुई चीज है। स्टॉक को गिना जा सकता है ना। क्या हम अपने बैंक बैलेंस को चेक नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? अगर आपके पास फोन पे है तो जाओ फटाफट अपना यूपीआई पिन डालो, चेक कर लो कितना बैलेंस आप पे पड़ा, चेक बैलेंस पे चले जाओ, या एटीएम पे जाके वहां से बैलेंस चेक कर सकते हो। तो स्टॉक फिक्स होता है, बट हाँ, स्टॉक को फ्लो और मतलब फ्लक्चुएट करते हैं, क्योंकि अगर फ्लो में डिपॉजिट हुआ तो स्टॉक बढ़ेगा, और जितनी तेजी से विड्रॉल होगा उतनी तेजी से बैलेंस घटेगा भी। पहले हम इसको समझते हैं कि स्टॉक और फ्लो का मीनिंग क्या है। देखो, स्टॉक एक ऐसी चीज है जिसे आप किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या कर सकते हो, गिन सकते हो। क्या, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। मान लीजिए एक सेलर है, एक चावल सेलर है, आपने देखा होगा ज्यादातर ये दुकान वाले क्या करते हैं, ज्यादातर दुकान के सामने जो चावल के कट्टे रखते हैं ना, वो सैंपल होते हैं। ठीक है, लोगों को पसंद आ जाता है, फिर फोन मतलब लाइक अपने एक उस्ताद को, छोटा छोटू होता है, उसको बोलते हैं जा फटाफट कट्टा गोडाउन से निकाल के लेकर आ। जो उनका गोडाउन होता है ना, वो उसमें स्टॉक भरा होता है। अगर मान लो किसी के मन में ये जानने को हुआ, दुकान वाले को, कि मेरे पास कितना कट्टे चावल के पड़े हैं, मुझे ये काउंट करना है, तो बहुत सिंपल तरीका है भाई। वो जाएगा गोडाउन में, किसी भी टाइम पे जाएगा, किसी भी समय जाएगा, और गिन के चला आएगा। तो ये हुआ स्टॉक। स्टॉक को कभी भी जैसे पानी, अगर आपकी 1,000 लीटर की टंकी है, और आज आपने भर दी टंकी, 1,000 लीटर भर दी, और आप आज रात में ही चले गए वैष्णो देवी, आप वैष्णो देवी से 4 दिन बाद आए, तो क्या आपकी पानी की टंकी, जो पानी जो था वो 800 लीटर हो गया होगा? कैसे हो जाएगा भाई? कहने का मतलब, अगर आपने 1,000 लीटर की टंकी पूरी फुल करके गए हो ना, जब वापिस आप वहां से आओगे वैष्णो देवी से, तो 1,000 लीटर ही भरा होगा। आप उसे गिन सकते हो कभी भी जाकर। ठीक है, अब फ्लो क्या होता है? फ्लो एक बहती हुई चीज होती है ना। फ्लो वर्सेस, अगर आपको इसमें क्वांटिटी को अगर आपको गिनना है, तो आपको एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में गिनना पड़ेगा। ठीक है ना। अब मैं इसका मतलब समझाता हूँ। मान लीजिए कोई एक वेंडर है, और वो क्या कहता है, वो नूडल्स बेचता है, और मैंने उससे पूछा कि भाई एक दिन में कितनी प्लेट बेचते हो, तो कह रहा है भाई एक काम कर, सुबह 8 बजे आ जा, रात को 12 तक मैं यही लगाता हूँ, और गिनता रहे बैठ के दिन भर कितने बिक रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो वो नूडल्स बेच रहा है ना, वो फ्लो है। उसे गिनने के लिए कोई ये नहीं कि बस खड़े हो गए मुंह के सामने, हाँ जी कितनी प्लेट बेच दी पूरे दिन भर में, तो वो कहेगा दिन तो खत्म ही नहीं हुआ, 8 बजे शुरू हुआ 12 बजे खत्म होगा। अभी इंतजार कर भाई, अभी पूरे दिन भर इंतजार करना है तेरे को। अभी तो ये चेक करना है कि कितना फ्लो जा रहा है। तो फ्लो को गिनने के लिए पूरा दिन चाहिए। ठीक है, तो पूरा पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबा चौड़ा टाइम चाहिए, फिर खड़े रहो आराम से, गिनते रहो कितनी प्लेटें बिकती जा रही हैं, तो फ्लो है वो। तो फ्लो के लिए पूरा स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम चाहिए होता है। अब डिफरेंस देखते हैं, स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम के लिए। ठीक है, देखो पहला स्टॉक क्या है, उसे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे गिना जा सकता है। इसको गिनने के लिए आपको पीरियड ऑफ टाइम चाहिए, क्या चाहिए? पूरे एक समय बैठ के इंतजार करना पड़ेगा। टाइम डायमेंशन, इसके लिए कोई टाइम डायमेंशन नहीं है। ठीक है, आप किसी भी टाइम पे जाओ, गिनो और चले जाओ, इसमें तो टाइम डायमेंशन है। कभी कभी गिनने में घंटों लग जाते हैं। घंटों मतलब अगर आपको पता लगाना है कि एक पाइप से कितना पानी फ्लो कर रहा है घंटे में, तो बैठ के चेक करते रहो। ठीक है, कई बार मंथली लग जाते हैं, कई बार साल लग जाते हैं गिनने में चीजों को। तो ये फ्लो है। अब म्यूचुअल डिपेंडेंसी, कौन किस पे कितना डिपेंडेंट है। देखो, स्टॉक फ्लो को इम्पैक्ट डालता है,
स्टॉक से फ्लो पे इम्पैक्ट आता है। अब सर स्टॉक से फ्लो पे इम्पैक्ट कैसे आएगा? देखो बात समझाता हूँ। एक बंदा बाहर घूमने गया है, वो कितनी देर तक यूपीआई करता रहेगा, स्कैनर पे घूम घूम के खाता पीता रहेगा? डिपेंड करेगा उसके अंदर बैंक बैलेंस कितना है फोन में। जितना ज्यादा बैंक बैलेंस होगा, जितना ज्यादा स्टॉक होगा, जितना ज्यादा पैसा भरा होगा, हमारे यूपीआई क्या दिक्कत है, मौज करे। कौन गिन रहा है बिल जाकर उस वक्त? बिल कोई नहीं गिरता। फिर तो ऑर्डर चलते हैं, मंगाओ खाओ मौज करो। ठीक है, बैंक आपका स्टॉक अच्छा होना चाहिए। जितना ज्यादा स्टॉक होगा, फ्लो उतनी देर तक चलेगा। ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल, ग्रेटर द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितना ज्यादा स्टॉक मेंटेन रखोगे, उतना फ्लो चलेगा। मान लीजिए आज एक वोकेशन था, मतलब एक फेस्टिवल था, और हमारे हमारे यहाँ कचौड़ी बिकती है, सपोज करो कि, है ना। मैं कब तक बेच सकता हूँ कचौड़ियाँ? भाई जितना गोदाम में स्टॉक भर रखा होगा तुमने बनाकर, तो जितना ज्यादा स्टॉक रहता है उतना फ्लो चलता है। तो स्टॉक फ्लो पे बहुत इंपैक्ट करता है। स्टॉक ज्यादा होगा तभी फ्लो चलेगा। ठीक है, अब आगे, फ्लो की स्पीड कम होगी, स्टॉक धीरे धीरे घटेगा। फ्लो ज्यादा तेज होगा, स्टॉक बहुत तेजी से गिर जाएगा। अब मान लो हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड ने अपना कार्ड दे दिया अपनी वाइफ को, डेबिट कार्ड, कि जाए एटीएम से कैश निकालो शॉपिंग करो, और वो चला गया कहीं बाहर किसी काम से। आपको लगता है वो कितनी तेजी में पैसा निकालती है? फिर गई एटीएम पे, फटाफट लगाया, कैश निकाला, शॉपिंग करी, फिर रास्ते में कुछ मिला, फिर वहां पे स्वाइप किया, वो दिन भर में अच्छा खासा बजट खाली कर देंगे। तो फ्लो जितना ज्यादा होगा, बैंक बैलेंस उतना डाउन होगा। बात को बहुत ध्यान से समझना। जितनी ज्यादा से पैसे निकालती रहेगी वो लेडीज, आपका जो बैंक बैलेंस है उतनी तेजी से डाउन होता रहेगा। तो ग्रेटर द फ्लो, जितना ज्यादा फ्लो होगा स्टॉक, उतनी तेजी से आपका जो वेल्थ है, आपकी प्रॉपर्टी है, उतनी तेजी से डिप्लीट हो जाएगी। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। स्टॉक ज्यादा होगा, फ्लो ज्यादा देर तक चलेगा। फ्लो बहुत ज्यादा होगा, स्टॉक बहुत तेजी से गिरेगा। यही सेम यहाँ पे भी है। पैसे तेजी से डिपॉजिट करोगे, फ्लो करोगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। पैसे निकालते रहोगे बहुत तेजी से, फिर ये घटता रहेगा। तो फ्लो स्टॉक को इम्पैक्ट करते हैं, और फ्लो स्टॉक पे डिपेंड भी है। अब कितने कैश निकाल सकते हो एटीएम से? जितना ज्यादा स्टॉक होगा, कम होगा कम निकालोगे, ज्यादा स्टॉक होगा ज्यादा निकालोगे। ठीक है, अब आगे हमारे 4 सेक्टर है कहानी बच्चों। पहला है हाउस होल्ड सेक्टर। पहला हमारा होता है हाउस होल्ड, उसके बाद होता है प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड क्या होते हैं? हाउस होल्ड होते हैं कंज्यूमर होते हैं, मतलब ये गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, और ये मालिक भी होते हैं, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के मालिक भी होते हैं। सर मालिक क्यों होते हैं? ये मालिक वाला कॉन्सेप्ट समझाना सर जरा एक बार। देखो, देखो ये मालिक क्यों कहलाते हैं। आपने सर दो बातें कही है, परिवार, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर को आप परिवार कह सकते हो, मैं आम भाषा में इन्हें परिवार कहता हूँ बच्चों। आप इन्हें परिवार कह सकते हो, परिवार, पहले पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। इन्हें आप परिवार भी कह सकते हो, और ये मालिक भी होते हैं। देखो पहला काम तो ये गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, क्योंकि ये कंज्यूमर है। उसके बाद ये मालिक भी है। फिर कैसे? आपको पता है? ये लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, और एंटरप्रेन्योर हो गया। ये चार चीजें, ठीक है, ये चार चीजें आपके परिवार ही प्रोवाइड करते हैं। किसको प्रोवाइड करते होंगे सर? ये सारी चीजें किसको प्रोवाइड की जाती होंगी? आप सोच के बताओ किसको प्रोवाइड की जाती होंगी? सर ये प्रोड्यूसर को प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, परिवार प्रोड्यूसर को देते हैं। तो परिवार इन सभी चीजों के मालिक होते हैं। जमीन इन्हीं की होती है, खुद ही ये काम करने जाते हैं, पैसा भी ये देते हैं, कई बार ये मालिक भी बन जाते हैं, पार्टनर भी बन जाते हैं। तो ये इन सब चीजों के मालिक होते हैं। ठीक है, और पैसे भी चार्ज करते हैं बाद में। अगर इन्होंने जमीन दी तो किराया मांगेंगे। एज ए एज ए लेबर वर्क कर रहे हैं जाकर वहां पर, तो ऑब्वियसली अपनी सैलरी लेंगे। अगर इन्होंने कैपिटल दिया तो इंटरेस्ट मांगेंगे, और अगर इन्होंने एज ए पार्टनर वहां पे वर्क किया तो प्रॉफिट मांगेंगे। ठीक है, तो ये परिवार हुआ। अब प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर तो बिजनेसमैन होता है भाई। ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? ये प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, चाहे ये कोई एक छोटा मोटा यूनिट हो या कोई बहुत बड़ी फर्म हो इकोनॉमी की। ठीक है, फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। और प्रोडक्शन करने के लिए चार फैक्टर लेते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये चार फैक्टर लेते हैं, और चारों फैक्टर ये कहाँ से लेते हैं? सर ये चारों फैक्टर परिवार से लेते हैं। ठीक है, हाउस होल्ड से लेते हैं। ठीक है, ये इन फैक्टर को लेते हैं क्योंकि बगैर इन फैक्टर्स के तो ये बेचारा प्रोडक्शन ही नहीं कर सकता। तो इसका मोटिव, ये इनका मोटिव होता है गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करना। और अपने, और क्यों करते हैं कंज्यूम? सर ये तो आपने बहुत नया शब्द तो नहीं बोला, क्योंकि सर ये इनको सेटिस्फेक्शन चाहिए, इन्हें सेटिस्फेक्शन चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये प्रोडक्शन क्यों करते हैं? सर कैसी बात कर रहे हो, ये प्रोडक्शन क्यों करते हैं? सर पैसा कमाने के लिए, इन्हें प्रॉफिट कमाना है, इन्हें चार पैसे जोड़ने हैं, उन्हें सेटिस्फेक्शन चाहिए, इन्हें प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, वो मालिक होते हैं, और उन्हीं से ये फैक्टर रेंट पे लेता है। ये प्रोड्यूसर परिवारों से तो ये चारों फैक्टर लेता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इन्हीं से तो लेता है। तो आपको दोनों का समझ में आया मतलब? चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा, सरकार। देखो,
सरकार क्या है? सरकार को एक वेलफेयर एजेंसी भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि देश में लॉ और ऑर्डर मेंटेन करती है। देश में लॉ ऑर्डर मेंटेन करती है। दूसरा, ये एक प्रोड्यूसर भी है। प्रोड्यूसर कैसे सर? सर इनकी भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, बिल्कुल यार, इनकी अपनी खुद के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ठीक है। सरकार खुद अपनी फैक्ट्रियां वगैरह चलाती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाती है, जहाँ पे चीजें बनाकर उनको आगे आगे सेल करने का काम होता है, ठीक है। इंडियन रेलवे सरकार का ही है, वो सरकार वहां से पैसा कमाती है। सरकार खुद एक प्रोड्यूसर है जो गुड्स एंड सर्विसेज देकर क्या करती है, पैसा कमाती है। और सरकार देश में वेलफेयर भी करती है, लॉ ऑर्डर मेंटेन करती है, डिफेंस मेंटेन करती है। सरकार के दोनों काम है। उसके बाद हमारा जो तीसरा आता है वो आता है हमारा विदेश, बाहर। विदेश में क्या करते हैं? इट इंक्लूड ऑल सच एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू एक्सपोर्ट। हम या तो एक्सपोर्ट करते हैं या तो हम इंपोर्ट करते हैं। पर सर किस चीज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रहा है ये? हम गुड्स का और कैपिटल का, ठीक है। और डोमेस्टिक से ये काम होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। मतलब हम विदेशों के साथ गुड्स सर्विसेज साझा करते हैं, कभी एक्सपोर्ट करते हैं, कभी इंपोर्ट करते हैं। और ये सब हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द दुनिया भर के हर देश से हम लेन देन करते हैं। हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं, हम सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, हम सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं। तो ये चलता रहता है विदेशों के साथ, ठीक है। इसी में हम बहुत सारा डॉलर्स कमाते हैं, ठीक है। तो ये रेस्ट ऑफ द सेक्टर हो गया। तो हमें 4 सेक्टर के बारे में पढ़ना है, जिसमें परिवार हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, उसके बाद सरकार हमारी गवर्नमेंट हो गई, उसके बाद हम विदेशी सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे जहां से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। हम्म। चलो बच्चों, तो आज की जो क्लास है वो हम यहीं पे डन करते हैं। आखिरी लेक्चर में इस थ्योरी को मैं करूंगा डन। इतनी थ्योरी अभी मैं इस क्लास के लिए डन रखूंगा। और इतनी थ्योरी जितनी मैंने आज की क्लास में पढ़ाई है, इसको आप स्क्रीनशॉट रख लेना और लिख लिख के याद करना। मैं वैसे इसकी पीपीटी को टेलीग्राम लिंक पे पहुंचा दूंगा। अभी टेलीग्राम लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है अभी, बाद में इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। आप वहां पे क्लिक करके पूरा पीपीटी डाउनलोड कर सकते हो। जब तक नहीं हो पा रहा है तब तक इसे नोट कर सकते हो, याद कर सकते हो और रिवीजन करते रहो, क्योंकि अभी देखो ज्यादा समय नहीं है। विद इन 1 मंथ के अंदर हमारे प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि उससे पहले पहले देखो, नेशनल इनकम के मैंने हर एक लेक्चर को बहुत ध्यान से अपलोड किया है। बस जैसे थ्योरी खत्म होगी बच्चों, हमारे नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे और मैं सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपके सामने कराऊंगा। सारे जो PYQ भी होंगे ना, वो भी मैं इसी में कराऊंगा। बशर्ते 2 4 5 6 लेक्चर और जाएंगे एक्स्ट्रा, बट नेशनल इनकम हो जाएगा आपके डन और फुल मार्क्स हो जाएंगे आपके फिक्स एग्जाम के लिए। जो थ्योरी पोर्शन है वो नहीं, यहाँ लिखवा दिया, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। इतना कर लो, बहुत है, इनफ है। और छूट जाना एग्जाम में क्वेश्चन फिर आकर बोलना बच्चों, ठीक है ना। कुछ नहीं छूटेगा, ना थ्योरी छूटेगी ना आपके न्यूमेरिकल छूटेंगे। बस एक छोटा सा काम करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपको क्लास का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। और कहने का मतलब है, आपको हमारे यहाँ पढ़ाना कैसा लगता है, आपको टीचिंग स्टाइल में सबसे क्या ज़्यादा पसंद आता है। और प्यारे बच्चों, चैनल को सपोर्ट कीजिए और खूब मन से पढ़ाई कीजिए।